Dear students, I am Mahendra Singh Chauhan. Welcome to all of you on our online platform Srikandy Academy and EduTech. As per you know, I am your biology faculty here. मैं आपको यहाँ biology पढ़ाता हूँ और this is the classes for the English medium students, class 11 biology. और यहाँ हम बात कर रहे थे NCERT जो सिलेबस है उसमें बॉडी फ्लूइड और सर्कुलेशन की बात कर रहे थे. तो बॉडी फ्लूइड्स में हमने बात कर ली थी ब्लड के सारे टॉपिक से रिलेटेड. ब्लड के बारे में बहुत कुछ पढ़ लिया हमने. ब्लड से रिलेटेड जो जो हमारा NCERT ने कह रही है वो सब कुछ पढ़ लिया. ठीक है, उनसे क्या क्या टॉपिक्स हैं हम नेट तक के लिए वो भी चीज़ें भी हमने देख ली. अब वहाँ पर इसके बाद हमें क्या पढ़ना है वो चीज़ हम देख रहे हैं कि ह्यूमन का हार्ट का स्ट्रक्चर देखा हमने. ECG के बारे में भी जानकारी हासिल कर ली. व्हाट इज ECG एंड व्हाट इज द रोल ऑफ ECG, व्हाट इज द मीनिंगफुलनेस, what is the meaningful or what is the outcome of ECG, how the graph is produced and what are the P step, what is the mean of P, Q, R, S which is present in the ECG report. ECG क्या है? एक मशीन है और ECG की रिपोर्ट जो होती है, ECG का पूर्ण नाम होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, जो उस मशीन के लिए होती है उसके बारे में हम आपको बता चुका हूँ. अब उसकी जो रिपोर्ट आती है उसको कहा जाता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम. ठीक है, दो सारी चीज़ हम पढ़ चुके हैं. उसके PQRS के बारे में पढ़ चुके हैं. आर्टरी और वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के बारे में पढ़ चुके हैं. और वहाँ पे उसके ग्राफ के मीनिंगफुलनेस, सबके लिए हार्ट बीट काउंट कैसे कर सकते हैं, सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ. अब और क्या चीज़ें बचती हैं उसके बारे में बात करते हैं. इस टॉपिक को हम चाहते हैं आज अगर ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाए तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा. तो आज का टॉपिक है बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़ा मेजर क्वेश्चन बनता है आपके इस टॉपिक से कि डबल सर्कुलेशन. सीधा क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन डबल सर्कुलेशन इन ह्यूमन बींग्स. ये डबल सर्कुलेशन को एक्सप्लेन करना है ह्यूमन बींग्स में. तो क्या होता है अब यहाँ पर ह्यूमन में, जैसा अभी तक मैंने आपको नॉर्मल सारी चीज़ें बताई है, ह्यूमन में जो ब्लड फ्लो होता है एक पर्टिकुलर यूनिडायरेक्शन वे में फ्लो होता है. ब्लैक फ्लो को रोका जाता है वापस, मतलब आप एक साइड में ही जा सकते हो, पीछे नहीं आ सकते हो. पीछे आओगे तो पीछे आने के लिए गेट, जो जिस गेट से आप गए थे वो गेट ऑटोमेटिकली पीछे आने के प्रेशर से बंद हो जाएंगे. ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पे रहेगी. तो जैसे ही आर्टरिया से वेंट्रिकल्स में ब्लड आता है तो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व ओपन हो जाते हैं आर्टरियल प्रेशर के कारण. उसी तरह से जब वेंट्रिकल से ब्लड है, वेंट्रिकल से ब्लड को बाहर जाना है, चाहे वो पल्मोनरी आर्टरी में जाना हो, चाहे वो एरोटा में जाना हो, ठीक है, कहाँ पे भी जाएगा. तो अब यहाँ सेमिल्यूनर वाल्व्स का यूज होता है. तो सेमिल्यूनर वाल्व जो ओपन होते हैं तो वो प्रेशर, वेंट्रिकल प्रेशर जो होता है उसी के कारण वो वाल्व खुलते हैं. लेकिन इसके साथ साथ ही जब वेंट्रिकुलर प्रेशर बन रहा है उस प्रेशर के कारण ही ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड या मिट्रल वाल्व जो होते हैं वो बंद हो जाते हैं. क्लियर? तो ये चीज़ बड़ी देखने को मिलेगी कि प्रेशर के कारण ही एक वाल्व तो खुल रहे हैं, दूसरे वाल्व बंद हो जा रहे हैं. तो वो क्या करते हैं, बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व का बंद होने का कारण क्या है, वो बैक फ्लो को ना रोकते हैं कि हाँ ब्लड जो है वो आगे की तरफ ही जाना चाहिए, पीछे नहीं आना चाहिए. तो ये चीज़ यहाँ इम्पोर्टेंट होगी. अब इसके अलावा यहाँ बात करेंगे तो अब डबल सर्कुलेशन वाला, तो डबल सर्कुलेशन में बात करते हैं द ब्लड फ्लो स्ट्रिक्टली बाय अ फिक्स्ड रूट थ्रू अ ब्लड वेसल्स, आर्टरीज, वेन्स. तो ब्लड का एक फिक्स रूट है कि उसी रूट से ही ब्लड को जाना है. कैसा नहीं एक आर्टरी से मुड़ जो वेंट्रिकल में चला गया, राइट से लेफ्ट में आ गया, लेफ्ट से राइट में आ गया, कहीं पे किधर भी क्रिस क्रॉस कर गए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा. एक स्पेसिफिक फिक्स्ड रूट है, उसी रूट से ब्लड को जाना है, कोई अल्टरनेट रूट नहीं है. क्लियर? तो वो रूट्स क्या है, ब्लड वेसल्स. ब्लड वेसल्स में बात करेंगे तो आर्टरीज होती है और वेन्स होते हैं. ठीक है, इसके अलावा बात करें बेसिकली ईच आर्टरी एंड वेन्स कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स. हर एक आर्टरी और वेन्स में बात करेंगे तो वहाँ पे वो कंसिस्ट होती है, वो बनी होती है 3 लेयर्स की. दे कंसिस्ट, आर्टरी वेन्स कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स. और 3 लेयर्स कौन कौन सी है, एंड इनर लाइनिंग ऑफ स्क्वेमस एपिथेलियम एंडोथेलियम and the tunica intima and a middle layer of smooth muscles and elastic fiber, the tunica media and external layer of fibrous connective tissue with the collagen fibers. The tunica externa, the tunica media is comparatively thin in veins. ठीक है, तो ये 3 लेयर्स की बनी होती है. इनर लाइनिंग जो होती है स्क्वेमस एपिथेलियम या एंडोथेलियम की बनी होती है, हाँ ठीक है, जिसको कहते हैं ट्यूनिका इंटिमा.
और मिडल लेयर बात करें तो स्मूथ मसल सेल्स और इलास्टिक फाइबर्स की बनी होती है, जिसको कहते हैं ट्यूनिका मीडिया। और एक एक्सटर्नल लेयर्स होती है जो फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यूज की होती है, जिसमें कोलेजन फाइबर होती है, उसको कहते हैं ट्यूनिका एक्सटर्ना। तो हम बात करेंगे हार्ट में आर्टरी और वेन्स में 3 लेयर्स होती है, ठीक है। तो और बात करेंगे तीनों लेयर क्या होता है, तीनों के नाम ट्यूनिका से स्टेड है, ट्यूनिका इंटीमा, ट्यूनिका एक्सटर्ना और ट्यूनिका मीडिया। जो मिड इंटीमा है, सबसे अंदर की लाइनिंग होती है, वो किसकी बनी है, स्क्वामोस एंडोथेलियम टिश्यूज की बनी होती है, ठीक है। इसके अलावा दूसरी बात करेंगे, मिडल में बात करेंगे तो यहाँ स्मूथ मसल्स होती है और इलास्टिक फाइबर्स होते हैं, इलास्टिक फाइबर्स एंड स्मूथ मसल्स। उसके अलावा बात करेंगे तो सबसे जो एक्सटर्नल लेयर होगी, सबसे बाहर वाली लेयर्स होगी, उसको कहा जाता है ट्यूनिका एक्सटर्ना, जो कि फाइबरस कनेक्टिव टिश्यूज की बनी है, उसमें कोलाजन फाइबर्स भी है। तो क्लियर। तो आर्टरीज, एक आर्टरी की बात करें या वेन्स की बात करें तो ये जो लेयर्स हैं ये कुछ इस तरह से बनी है। तो हम बात करें अंदर वाली किसकी है, इसको कह दिया ट्यूनिका इंटीमा। इसको कहते हैं ट्यूनिका मीडिया। और ये सबसे बाहर वाली है, इसको कहा जाता है ट्यूनिका एक्सटर्ना। अब यहाँ ये जो किसका बना है, ये बना होता है स्क्वैमोस एंडोथेलियम टिश्यूज का। किसका है, एंडोथेलियम। अब यहां पे जो सेंटर वाली मीडिया है वो बना है अलग से टिश्यूज का, ठीक है। वो किसका है, स्मूथ मसल्स प्लस इलास्टिक फाइबर। किसका है, स्मूथ मसल्स एंड इलास्टिक फाइबर्स। और लास्ट वाला बात करें, जो एक्सटर्नल सबसे बाहर वाली लेयर होती है वो बनी होती है फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू और उसके साथ कोलाजन फाइबर्स की। फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू प्लस कोलाजन फाइबर। क्लियर। द ट्यूनिका मीडिया इज कंपैरेटिवली थिन इन वेन्स। तो अब इसके बारे में इंटरेस्टिंग है कि हम बात करेंगे, ये तो जो कंपोजिशन है ट्यूनिका इंटीमा, ट्यूनिका मीडिया एंड ट्यूनिका एक्सटर्ना, ये जो है ये आर्टरी और वेन का कॉमन कंपोजिशन है। लेकिन बात की जाए वेन्स में तो ये ट्यूनिका मीडिया जो है ये थिन होती है, थिन इन वेन्स। जो वेन्स होती है वहां पे ये थिन होगी, इतनी थिक नहीं होगी जैसे कि आर्टरीज में होती है। तो ये चीज समझ में आई होगी। ब्लड किस में फ्लो होता है, वेसल्स में। वेसल्स कौन कौन सी, आर्टरीज और वेन्स होती है। और वहाँ पे आर्टरीज और वेन्स होती है, वहाँ पे बेसिकली 3 लेयर्स होती है, ट्यूनिका इंटीमा, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका एक्सटर्ना। तो ट्यूनिका इंटीमा जो होती है स्क्वामोस एंडोथेलियम टिश्यूज की बनी होती है। उसके अलावा मीडिया की बात करें तो स्मूथ मसल्स प्लस इलास्टिक फाइबर्स होते हैं। उसके अलावा ट्यूनिका एक्सटर्ना में बात करें फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यू है और उसके साथ कोलाजन फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। क्लियर, ये चीज समझ में आई होगी। तो इलास्टिक फाइबर्स कहाँ होंगे, मिडल में होंगे। कोलाजन फाइबर्स कहाँ होंगे, एक्सटर्नल बाहर की तरफ होंगे। और जो ट्यूनिका मीडिया होता है वो वेन्स में कंपैरेटिवली थिन होती है एज कंपेयर टू आर्टरीज। आर्टरी से कंपेयर करें तो ये इसकी कंडीशन थोड़ी थिन होगी। तो ये पूरा एक सर्कुलेशन का मैकेनिज्म होगा। कैसे होगा मैं भी आपको दिखाता हूँ। पहले जो चीज़ है ये देखो, एक ग्राफ है,
आपको आर्टरीज, यहाँ देखो ये वाला पोर्शन राइट आर्टरी में आया, फिर राइट वेंट्रिकल, फिर यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी पोर्शन में गया लंग्स में, फिर ये पल्मोनरी वेन्स आई, वो लेफ्ट आर्टरी में लाई, लेफ्ट आर्टरी से लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर यहाँ से ये देखो फिर से ये जा रहा है एरोटा के थ्रू, सिस्टमिक सर्किट के थ्रू, सिस्टमिक कैपिलरीज में आया, ठीक है। यहाँ पे आर्टरीज एरोटा में चला जाता है और सिस्टमिक सर्कुलेशन में बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में इसको सप्लाई कर दिया जाता है, और बॉडी के डिफरेंट पार्ट से वापस से पुराना ब्लड जो होता है जो डीऑक्सीजनेटेड इम्प्योर, वापस से उस ब्लड को कैरी करके यहाँ पे लाया जाता है वेना केवा के थ्रू, इंफीरियर वेना केवा, फिर ये सुपीरियर वेना केवा, ठीक है। तो ये वेना केवा इस ब्लड को लेके आती है। तो वेना केवा के थ्रू ब्लड पहुंचा राइट आर्टरियम से राइट वेंट्रिकल, फिर यहाँ से सिस्टमिक पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी में फिर पल्मोनरी वेन से लेफ्ट आर्टरियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, देन आर्टरी एरोटा, एंड अगेन पार्ट टू द सप्लाई टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी, एंड डिफरेंट फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी अगेन रीचेस टू द राइट पार्ट ऑफ द हार्ट थ्रू सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा। क्लियर? ये पूरा दिख रहा है आपको, एरो दिखा रहा है किस तरह से ब्लड का फ्लो हो रहा है। यहाँ देखो ये यहाँ से दोनों साथ साथ है, साथ साथ ही एंटर करते हैं, आर्टरी में साथ साथ, वेंट्रिकल में साथ साथ, वेंट्रिकल से दोनों निकलेंगे भी साथ साथ, बोथ द वेंट्रिकल्स वर्क टुगेदर। अब वो प्योरिटी के है थोड़ा सा, यहाँ प्योर होता है, यहाँ प्योर होता है, यहाँ इम्प्योर है, ठीक है। अब देखो देखो दोनों आर्ट्रियम में, राइट आर्ट्रियम में भी ब्लड साथ में आया, लेफ्ट आर्ट्रियम के साथ में, लेकिन डिफरेंस क्या है, यहाँ से वेना केवा के थ्रू इम्प्योर ब्लड आया, जबकि यहाँ पे बात करेंगे पल्मोनरी वेन से प्योर ब्लड आ रहा है। क्लियर? अब देखना दोनों वेंट्रिकल में भी साथ साथ जाएगा, दोनों वेंट्रिकल में साथ साथ आया, फिर यहाँ से वेंट्रिकल से वापस बाहर भी साथ साथ निकलेगा, ये दोनों वेंट्रिकल से साथ साथ निकल रहा है। और वॉल्व कौन सा है यहाँ? सेमी ल्यूनर वॉल्व। हाँ, अब एक लंग्स की तरफ जाएगा, एक सिस्टमिक सर्किट की तरफ जाएगा। The blood pumped by the right ventricles enter the pulmonary artery, whereas the left ventricle pump the blood into the aorta। मैंने आपको बताया लेफ्ट से कहाँ पंप होगा, एरोटा में, जबकि राइट साइड से राइट वेंट्रिकल सेमिल्यूनर वॉल्व से कहाँ पंप करेगा, यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी में। क्लियर? The deoxygenated blood pump into the pulmonary artery, पल्मोनरी डीऑक्सीजनेटेड जो इम्प्योर ब्लड है वो पल्मोनरी आर्टरी में पंप किया जा रहा है, इज पास्ड ऑन टू द लंग्स from the where the oxygenated blood is carried by the pulmonary veins into the left atrium. This pathway constitutes the pulmonary circulation. Pulmonary pump हो रहा है जो pulmonary circulation. The oxygenated blood entering the aorta is carried by a network of arteries. जो एरोटा में गया है वहाँ नेटवर्क ऑफ आर्टरीज है, वहाँ पे आर्ट्रियोल्स है, कैपिलरीज है, टिश्यूज है, वेयर द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कलेक्टेड बाय अ सिस्टम ऑफ वेन्यूल्स, वेन्स एंड वेना केवा एंड एम्प्टाइड इनटू द राइट आर्टरियम। और वहाँ से वापस से ब्लड को कलेक्ट करके कहाँ लाया जा रहा है? वापस से राइट आर्टरियम में। दिस इज कॉल्ड द सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो एक चीज़ होती है, एक सिस्टमिक सर्कुलेशन होता है, एक पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है, ठीक है। और दोनों का कम्युनिटिव कहा जाता है डबल सर्कुलेशन। द सिस्टमिक सर्कुलेशन प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स, oxygen and other essential substance to the tissue and takes CO2 and other harmful substance away for elimination. A unique vascular connection exists between the digestive tract and liver called the hepatic portal system। यहाँ देखो ये बड़ा hepatic portal system की बात कर रहे हैं, तो यहाँ क्या है, एक यूनिक वेस्कुलर कनेक्शन है जो कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और लिवर में देखने को मिलता है, और इस सिस्टम को कहा जाता है हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। तो मेनली ब्लड क्या कर रहा है, यहाँ से मैं आपको उस डायग्राम से ही दिखाता हूँ। हार्ट ने राइट आर्टरी में आया, राइट वेंट्रिकल, फिर पल्मोनरी आर्टरी से यहाँ पे गया लंग्स में, उस डायग्राम से बात करें तो अब देखो राइट आर्टरियम, लेफ्ट राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट राइट वेंट्रिकल से ये हो गया पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी से कहाँ गया, पल्मोनरी कैपिलरीज में,
ठीक है, पल्मोनरी पार्ट में गया तो क्या लाएगा, पल्मोनरी सर्कुलेशन, ये वाला पोर्शन यहाँ गया था पल्मोनरी सर्कुलेशन। और फिर पल्मोनरी वेन से ये ब्लड आ गया लेफ्ट पार्ट में, लेफ्ट आर्टरी में, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल के थ्रू एरोटा में जाता है, कैपिलरीज में जाता है, आर्टरीज में, आर्ट्रियोल में जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से ये जो ब्लड जा रहा है बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में, तो इसको कहेंगे सिस्टमिक सर्कुलेशन। पहले पल्मोनरी पार्ट में गया तो उसको पल्मोनरी सर्कुलेशन, फिर वापस से बॉडी के डिफरेंट पार्ट में गया तो उसको कहा सिस्टमिक सर्कुलेशन या सिस्टमिक कैपिलरीज होती है। ठीक है, और सिस्टमिक सर्कुलेशन में यहाँ ये क्या दे रहा है, ब्लड दे रहा है। ब्लड में क्या है, न्यूट्रिएंट्स है, ऑक्सीजन है, ये सारी चीजें यहाँ पे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को मिल रही है। और वापस बॉडी के डिफरेंट पार्ट से ये ब्लड क्या लेके आ रहा है, उनसे कुछ हार्मफुल कंपोनेंट, टॉक्सिक कंपोनेंट, CO2 गैस और वो सब चीजें उनसे वापस वो कलेक्ट कर लेगा। क्या आप तो ये काम की चीजें आप इसको रखिए, सारी वेस्ट चीजें मुझे दीजिए। और वेस्ट चीजों को वापस से कहाँ लेके आया, हार्ट के पास, हार्ट के राइट आर्टरी में लेके आया, किसके थ्रू, वेना केवा के थ्रू। अब यहाँ से वेना केवा की बात करेंगे, राइट आर्टरी में एंटर कर गया, राइट से राइट वेंट्रिकल में चला जाएगा आर्टरी से, फिर ये वापस से पल्मोनरी आर्टरी से कहाँ लेके जाएगा, पल्मोनरी कैपिलरीज में लंग्स के पास छोड़ देगा। और लंग्स में बात करेंगे तो वापस जो एक्सहेलेशन रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस होगा उसके थ्रू ये बाहर चला जाएगा। क्लियर, तो वापस यहाँ प्योरिफिकेशन हो जाएगा, वेस्टफुल चीजें यहाँ रख दी जाएगी, वापस यहाँ प्योर चीजें इसमें मिला दी जाएगी। तो ये चीज आपको मैकेनिज्म समझ में आया होगा, ये चीज हमने बात की। तो लिम्फेटिक पोर्टल सिस्टम जो होता है एक यूनिक वेस्कुलर सिस्टम होता है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और लीवर के साथ, ठीक है, जो आप पे एक्सचेंज देखने को मिलता है। ये अब तो ये चीज आप डायग्राम में आपको समझ में आ गया होगा। लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये एरोटा जो सबसे बड़ी होती है, फिर ये आगे जाके डिस्ट्रीब्यूट होती है आर्ट्रियल ब्लड में। देखिए सिस्टमिक सर्कल बना रही है, कैपिलरीज ऑफ पेरिफेरल टिश्यूज, यहाँ पेरिफेरल टिश्यूज बना हुआ है। ब्लैक ब्लड क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे CO2 का कंपोजिशन जाता है, हार्मफुल टॉक्सिक कंपोनेंट जाता है जो सिस्टमिक सर्कल से आ रहा है। और राइट आर्टरी पोस्ट केवा या वेना केवा, प्री केवा, फिर पल्मोनरी आर्टरी और ये पल्मोनरी कैपिलरीज, पल्मोनरी वेन, ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। अब ये हिपेटिक पोर्टल सिस्टम की जो हमने बात की थी लास्ट स्लाइड में, यहाँ पे का यूनिक वेस्कुलर कनेक्शन भी जो एक्सिस्ट होता है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और लीवर के बीच में, जिसको हिपेटिक पोर्टल सिस्टम कहा जाता है। द हिपेटिक पोर्टल वेन कैरीज ब्लड फ्रॉम द इंटेस्टाइन टू द लीवर। तो ये पोर्टल वेन क्या करती है, ठीक है, ये ब्लड को कैरी करती है, कैरीज ब्लड फ्रॉम द इंटेस्टाइन से लीवर के पास, बिफोर इट डिलीवर टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन। A special coronary system of the blood vessel is present in our body exclusively for the circulation of the blood to the and from the cardiac musculature। तो हिपेटिक पोर्टल सिस्टम का मेन रोल कहाँ होता है, यहाँ पे कि ये ब्लड को कैरी करती है कहाँ से, इंटेस्टाइन से लीवर के पास, बिफोर इट डिलीवर टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो सिस्टमिक सर्कुलेशन में डिलीवर करने से पहले ब्लड को इंटेस्टाइन से लीवर के पास भेजा जाता है और लीवर में भी यूरिया का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो वहाँ पर भी एक्सक्रीटरी कंपोनेंट को छोड़ दिया जाता है, फिर वहाँ से लीवर से होते हुए वापस से ब्लड आ जाएगा। तो एक स्पेशल सिस्टम होता है। अब कोरोनरी सिस्टम क्या होता है, कोरोनरी सिस्टम वो होता है, यहाँ पे होती है मेनली कोरोनरी आर्टरी। तो वो सिस्टम जो हमारा सारा सर्कुलेशन का काम कौन कर रहा है, दिन रात करके कौन लगा रहा है, कौन इस सिस्टम को मैनेज कर रहा है, कौन कर रहा है, हार्ट। तो हार्ट को भी तो ऑक्सीजन चाहिए कि उसको नहीं चाहिए, ब्रेन को चाहिए, लीवर को चाहिए, किडनी को चाहिए, हमारे हाथों को चाहिए, पैरों को चाहिए, सब जगह ऑक्सीजन चाहिए। तो हार्ट बेचारा सब जगह ऑक्सीजन बेचारा, तो उसको नहीं चाहिए, उसको भी चाहिए। तो उसको ऑक्सीजन जब सप्लाई की जाती है तो वो किस सिस्टम के थ्रू सप्लाई की जाती है, वो सप्लाई की जाती है कोरोनरी सिस्टम के थ्रू, ठीक है। तो कोरोनरी सिस्टम में मेनली होती है कोरोनरी आर्टरी। कौन सी आर्टरी, कोरोनरी आर्टरी। ये आर्टरी हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है, या यूं कहें प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है, ठीक है। तो कोरोनरी सिस्टम ऑफ द ब्लड वेसल इज प्रेजेंट इन आवर बॉडी एक्सक्लूसिवली फॉर द सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड टू एंड फ्रॉम द कार्डियक मस्कुलेचर।
तो वापस मतलब कि हार्ट को ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड सप्लाई करने के लिए पर्टिकुलर हार्ट जो ब्लड वेसल सिस्टम होता है आर्टरियस वेन का, उसको कहा जाता है कोरोनरी सिस्टम। क्लियर? जो हार्ट से प्योर ब्लड पहुंचाए हार्ट को, हार्ट के खुद के काम के लिए, ठीक है, फॉर इटसेल्फ, तो वो होगा कोरोनरी सिस्टम। उसमें ब्लड वेसल्स होंगी। ब्लड वेसल पे हमने आर्टरी और वेन्स की बात कर ली और उनके स्ट्रक्चर में ट्रिपल लेयर स्ट्रक्चर भी बात की, इंटिमा, मीडिया, ठीक है, और ट्यूनिका, इंटिमा, ट्यूनिका, मीडिया एंड ट्यूनिका एक्सटर्ना, और उनका कंपोजिशन भी पढ़ लिया। स्मूथ मसल्स प्लस फाइबर्स टिश्यू होते हैं, और दूसरी में बात करेंगे तो एक्सटर्ना में कोलेजन होते हैं, और इंटिमा में एंडोथेलियम टिश्यूज होते हैं, स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू, एंडोथेलियम। तो ये सारा कंपोजिशन हमने पढ़ लिया है। और मीडिया की जो लाइनिंग होगी वेन्स में वो कंपैरेटिवली थिन होती है। अब कुछ हार्ट से रिलेटेड डिसऑर्डर, जैसे मैंने आपको बताया था हार्ट से रिलेटेड काफी डिसऑर्डर होते हैं। अगर ईसीजी का ग्राफ प्रॉपर वे में ना आए तो एब्नॉर्मलिटीज हो सकती है। क्या क्या एब्नॉर्मलिटीज होगी उनकी बात करेंगे। डिसऑर्डर जो है सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड क्या क्या डिसऑर्डर देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे पहले जो बात करें तो नॉर्मल सबसे पहले डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर क्या करता है? सबसे पहले बीपी का मेजरमेंट करता है। ईसीजी की बात तो बाद में आती है। तो बीपी का जो मेजरमेंट होता है वो जिस इंस्ट्रूमेंट से किया जाता है उसको कहा जाता है स्फिग्नोमैनोमीटर। स्फिग्नोमैनोमीटर। और इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए? ये नॉर्मल वैल्यू है 120 और 80, ठीक है, ये प्रेशर रहना चाहिए, ठीक है। इसके पीछे लिखा जाता है 120 mmHg, तो उसका मतलब होता है यहाँ Hg क्या है? मर्करी के लिए। केमिस्ट्री आप पढ़ेंगे, केमिस्ट्री में देखेंगे Hg स्टैंड फॉर मर्करी, जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फेज में रहता है, लिक्विड रहेगा। तो हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, सबसे पहले डिजीज कौन सी कर रहे हैं? हाइपरटेंशन। तो नॉर्मल रेंज क्या होनी चाहिए ब्लड के प्रेशर की? 120 और 80। अगर किसी पर्सन का इसकी वैल्यू डायस्टोल और सिस्टोल, फर्स्ट आता है 120 डायस्टोल की और 80 आती है सिस्टोलिक। तो डायस्टोल और सिस्टोल की वैल्यू जब इससे ज़्यादा है, किसी का एक बार चेक किया तो 140, 100 या इससे भी ज़्यादा आए, जैसे 120 नॉर्मल है तो 140 100 आ गया, 140 90 आ गया। मैं यहाँ दो रेंज बता रहा हूँ साथ साथ आपको, आप कंफ्यूज नहीं हो जाना। जैसे ये तो नॉर्मल है स्टैंडर्ड, किसी का मेजर किया 140 90 आया, 150 100 आया। रेगुलर मेजर किया तो वैल्यू इससे ज़्यादा ही आ रही है, तो क्या शो कर रहा है कि उसका जो ब्लड का प्रेशर है ज़्यादा बढ़ा हुआ है, ठीक है। तो ब्लड का प्रेशर ज़्यादा बढ़ा हुआ है मतलब कि टेंशन का विषय है, इसलिए इस बीमारी को क्या नाम दे दिया? और टेंशन किसकी वजह से है? बढ़ने की वजह से। और बढ़ना क्या कहलाता है? हाइपर। तो इस बीमारी को नाम दे दिया है हाइपरटेंशन। बड़ी कॉमन सी चीज़ है, इसी को कहा जाता है साइलेंट किलर। होता है कब पता ही नहीं चलता, ठीक है। और इसी का कॉमन नाम है हाई ब्लड प्रेशर। तो हाइपरटेंशन इज द टर्म फॉर द ब्लड प्रेशर दैट इज हायर देन द नॉर्मल। जब नॉर्मल प्रेशर से ज़्यादा हो, जैसे 120 80, इन दिस मेजरमेंट 120 mmHg मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी प्रेशर इज द सिस्टोलिक, ठीक है। और पंपिंग प्रेशर एंड 80 mm इज फॉर द डायस्टोलिक। जैसा आपको बताया था मैंने, यहाँ पे ये वाला जो प्रेशर होता है सिस्टोलिक, यहाँ पे डायस्टोलिक प्रेशर जो होता है, ठीक है। और द रेस्टिंग प्रेशर भी, डायस्टोलिक को रेस्टिंग भी कहा जाता है। तो ये वाला प्रेशर जो होगा कैसा है? सिस्टोलिक। और सिस्टोलिक की हमने बात की थी, जो होता है पी के लिए, QRS के लिए सिस्टोलिक फेज में जाता है, ठीक है। जो टी वाली फेज आती है वो डायस्टोलिक वाली आती है, जो ECG के ग्राफ में हमने बात की थी। ये होता है डायस्टोलिक, क्लियर। तो 120 जो हो गया सिस्टोलिक और 80 जो हो गया डायस्टोलिक। और यूनिट क्या आएगी? मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी प्रेशर। तो जो प्रेशर बन रहा है वो यहाँ पे, इसका मेजरमेंट किसके लिए? मर्क्यूरी प्रेशर से मेजरमेंट किया है। इफ द रिपीटेड चेक ऑफ द ब्लड प्रेशर ऑफ एन इंडिविजुअल इज 140 90 और ओवर और हायर, इट शोज अ हाइपरटेंशन। हाई ब्लड प्रेशर लीड्स टू हार्ट डिजीज, जिससे क्या हो सकती है? हार्ट की डिजीज हो सकती है। ऑल्सो अफेक्ट्स विटल ऑर्गन लाइक ब्रेन और किडनी, उससे हार्ट की डिजीज तो हो सकती है, उसके अलावा दूसरी डिजीज भी हो सकती है जो ब्रेन और किडनी को अफेक्ट करे, ठीक है।
तो ये तो डिजीज हो सकती है। नेक्स्ट बात करें हम कोरोनरी आर्टरी डिजीज कैट। जैसे मैंने आपको बताया था, कोरोनरी आर्टरी वो आर्टरी होती है जो हार्ट ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करे। नॉर्मल आर्टरी ये, और ये कोरोनरी प्लेक बना हुआ है, मतलब कि जो ब्लड हार्ट को ब्लड सप्लाई हो रहा है उसके बीच में क्या हो गया है, यहाँ से ब्लड को फुल प्रेशर मिल रहा है। अब यहाँ बीच बीच में क्या हो गए, पत्थर रख दिए गए हैं, यहाँ पे बीच का पैसेज कम मिला है हार्ट को ब्लड को सप्लाई होने से, तो रुकावट आ रही है। गाड़ी यहाँ चल रही है तो बिल्कुल यहाँ 80 की स्पीड में चलेगी, यहाँ आते ही खड्डे बढ़ गए बीच बीच में तो स्पीड टूट जाएगी, 20, 30 या 10 तक लाना पड़े अपने को, तो यहाँ प्रेशर का अफेक्ट करेगा। क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे कुछ लिपिड्स जम गई है, लिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल, आयंस का डिपोजिशन हो गया है। अब डिपोजिशन होने की वजह से कोरोनरी आर्टरी के फंक्शन में दिक्कत आ रही है, हार्ट को प्रॉपर ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं मिल रहा है, इसलिए इसको कहते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज, ऑफन रेफर टू एज एथेरोस्क्लेरोसिस। Affects the vessels that supply blood to the heart. It is caused by the deposition of the calcium, fats, cholesterol and fibrous tissue which makes the lumen of the arteries narrower. तो हार्ट की आर्टरी को क्या कर दिया है, छोटा कर दिया है। तो यहाँ एक ब्लड नॉर्मल वे में पैसेज कर रहा था, लेकिन यहाँ आते क्या हो गई, उसकी स्पीड धीमे हो गई है, तो पीछे का बर्डन पड़ेगा। और ये किस वजह से हुआ है, लिपिड, फैट, कोलेस्ट्रॉल, कैल्शियम, आयन, फाइब्रस टिश्यूज के डिपोजिशन होने की वजह से। तो यहाँ का रास्ता थोड़ा कम हो गया है। क्लियर? नेक्स्ट बात करें, ये है नेक्स्ट एंजिमा, कोलेस्ट्रॉल ब्लॉकिंग आर्टरी। जब आर्टरी में ब्लॉकेज आ जाए कोलाजन की वजह से, कोलेस्ट्रॉल की वजह से, इट इज कॉल्ड द एंजिमा पेक्टोरिस। ठीक है, इसका पूरा नाम तो एंजिमा पेक्टोरिस है। और सिम्टम्स ऑफ द एक्यूट चेस्ट पेन, एकदम से चेस्ट में पेन होना, appears when no enough oxygen is reached to the heart muscles। हार्ट की मसल्स के पास एकदम से प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होना, क्योंकि यहाँ फैट, कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन ज़्यादा हो गया, सिर्फ और सिर्फ ये कोलेस्ट्रॉल की वजह से। जबकि यहाँ बात करेंगे प्रीवियस में तो यहाँ पे क्या था, कैल्शियम था, फैट्स था, कैल्शियम था और फाइब्रस टिश्यूज था, कुछ भी हो सकता है कोरोनरी आर्टरी में। ठीक है, ये नॉर्मल कोरोनरी आर्टरी, ये यहाँ पे जो है डिपोजिशन हो रखा है उसमें। तो क्या होगा, एंजिमा में एकदम से चेस्ट पेन होगा, क्योंकि हार्ट की जो बात करेंगे वहां पे इनफ ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी। व्हेन नो ऑक्सीजन इज रीच टू द हार्ट मसल्स, हार्ट की मसल्स के पास प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही है। देखो यहाँ पीछे इतना बड़ा रास्ता है और यहाँ देखो कितना कम पैसेज रह गया है, क्योंकि यहाँ कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो गया है, यहाँ पर भी डिपॉजिट है और यहाँ पर भी डिपॉजिट है। ठीक है, तो यहाँ की जो मसल्स हैं उसको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रहा है कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन होने के कारण, तो उसको कह रहे हैं एंजाइमा पेक्टोरिस। एंजिमा कैन ऑकर इन मैन एंड वुमेन, किसी में भी हो सकता है, किसी भी एज में हो सकता है, नॉर्मली एडल्ट में होता है और लेटर एज में देखने को ये मिलता है, मिडिल और एल्डरली। इट ऑकर्स ड्यू टू द कंडीशन दैट अफेक्ट द ब्लड फ्लो, तो मेनली ब्लड फ्लो के अफेक्ट के कारण होता है। हार्ट फेलियर, अब हार्ट जो होता है, अपने घर में मशीन लगी है जो पानी को 3 मंजिल तक चढ़ा रही है, अब वो कभी 1 मंजिल तक ही चढ़ा रही है, लेकिन ऊपर तक भेजने में 3 मंजिल तक सक्सेसफुली सप्लाई नहीं कर पा रही है, तो उसको क्या कहेंगे, मोटर खराब हो गई, मोटर फेलियर हो गई है। क्लियर? तो सेम चीज है, हार्ट का काम मेन क्या, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक सप्लाई करना। जब ये काम प्रॉपर वे में नहीं होगा क्या होगा, हार्ट फेलियर। ठीक है, ये देखो ये है नॉर्मल हार्ट, ये है हार्ट फेलियर। क्लियर? यहाँ क्या डिफरेंस मिल रहा है, देखो हार्ट जो है यहाँ पे प्रॉपर वे में, ये देखो ये जो होता है सप्लाई करने के लिए एरोटा में सप्लाई होगा यहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल से, तो लेफ्ट वेंट्रिकल से प्रॉपर वे में सप्लाई हो रहा है, जितना आ रहा है उतना जा रहा है, यहाँ आ ज़्यादा रहा है, जा कम रहा है, छोटा एरो छोटा हो गया, ये एरोटा, तो कम सप्लाई हो रहा है, तो हार्ट को जितना सप्लाई करना चाहिए उतना सप्लाई नहीं कर पा जाता है। ठीक है, और इस वजह से वेंट्रिकल क्या होती है, एनलार्ज हो गई है, ज्यादा डिपोजिशन का हो गया, वेंट्रिकल के ऊपर बर्डन पड़ गया, जमा ज्यादा हो रहा है, जा कम रहा है, आ ज्यादा रहा है। क्लियर? तो इसको कहेंगे हार्ट फेलियर, जितना हार्ट को ब्लड पंप करना था उतना ब्लड पंप नहीं कर पा रहा है। तो हार्ट फेलियर मींस दैट द स्टेट ऑफ द हार्ट व्हेन इट इज नॉट पंपिंग ब्लड इफेक्टिवली
enough to meet the needs of the body. It is sometimes called the congestive heart failure because the congestion of the lungs is one of the main symptoms of the heart disease. Heart failure is not the same as the cardiac arrest when the heart stops beating or heart attack. हार्ट अटैक अलग चीज है, ठीक है। हार्ट अटैक तो हम वही कह सकते हैं कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज आ गया, एकदम से पेन हो गया, तो उसको ब्लॉकेज को कहते हैं हार्ट ब्लॉक या हार्ट अटैक, ठीक है। तो हार्ट अटैक तो वही हो गया जो कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉक हो गया। उसके अलावा एक हार्ट ब्लॉक भी होता है। हार्ट ब्लॉक में जब यहाँ पे बॉडी में जो प्रॉपर वे में ब्लड आगे सप्लाई या सिग्नल प्रॉपर वे में नहीं चल रहे हैं, ठीक है। और लास्ट में उसमें यहाँ पे हार्ट फेलियर में मतलब हार्ट सक्सेसफुली पंप नहीं कर रहा है। क्या बात करेंगे, ब्लड को कहाँ जाना चाहिए था, SAN, फिर सिग्नल कहाँ जाता है, AVN, फिर हमने बात की थी बंडल ऑफ हिज, फिर पुरकिंजे, यहाँ पे पुरकिंजे फाइबर बंडल ऑफ हिज से होते हुए यहाँ तक जाता है। तो यहाँ प्रॉपर वे में सिग्नलिंग नहीं जा रही है, तो हार्ट प्रॉपर वे में फंक्शन नहीं कर रहा है, इसलिए क्या कहेंगे इसको, हार्ट फेलियर। तो क्योंकि यहाँ पे SAN AVN हो सकता है डिफेक्टिव हो, या पुरकिंजे फाइबर प्रॉपर स्प्रेड नहीं हुए हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे कंजेक्शन में दिक्कत आती है, हार्ट प्रॉपरली जो है ब्लड को सप्लाई नहीं कर सकता है, ठीक है। व्हेन द हार्ट मसल्स इज सडनली डैमेज और बाय इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई, तो ब्लड सप्लाई इनएडिक्वेट हो गई है, इस वजह से ये दिक्कत आती है। तो एक बीट में बात करेंगे तो कितना ब्लड जाता है, 70 ml ब्लड को पंप किया जाता है। तो इसी के साथ हम आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। आई होप यू विल डेफिनेटली लर्न लॉट्स ऑफ थिंग्स फ्रॉम द टुडेज क्लास। इफ यू हैव एनी डाउट्स, एनी क्वेरी, यू कैन आस्क मी विदाउट एनी हेजिटेशन, यू कैन मेंशन इन द कमेंट बॉक्स, ओके। और इसी के साथ अब मैं महेंद्र सिंह चौहान आपसे आज्ञा चाहूँगा, फिर मिलेंगे नई क्लास के साथ। जय हिंद।